हाय वंस अगेन वेलकम एट कोटा की पाठशाला एंड माई सेल्फ अमित कुमार शर्मा। हम लोग देख रहे थे बेसिक मैथमेटिक्स फॉर फिजिक्स, जिसका फर्स्ट लेक्चर आप लोगों ने अटेंड किया है। अब मैं लेक्चर नंबर 2 जो है वो बना रहा हूँ। हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर में बिल्कुल बेसिक फॉर्मूलेस को देखा था और उसी के बाद कुछ ऐसे फंडामेंटल कंसेप्ट्स एंड थ्योरम्स हम लोग अभी पढ़ेंगे जो कि आपके होल फिजिक्स में कहीं ना कहीं वो डेफिनेटली यूज़ में आने वाले हैं। मैं आज आप लोगों को बाइनोमियल थ्योरम का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दूंगा। उसका यूज़ आप ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन वगैरह निकालने में और ऐसे कई जगह पर और भी करने वाले हैं। सेम एज जैसे ही आपका मैंने बाइनोमियल थ्योरम का एक्सप्लेनेशन दे दिया, ठीक उसके बाद में इस लेक्चर में हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में, या मैं कहूँगा इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, जो कि फिजिक्स के लिए यूजफुल है, उसका भी लेक्चर आपको मैं प्रोवाइड करूँगा। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। बाइनोमियल थ्योरम, हर चीज का कोई यूज होता है, दैट्स वाई हम उसको पढ़ते हैं। बाइनोमियल थ्योरम का भी इसी तरह से यूज है। क्या है, अगर मैं आपसे एक सिंपल सा एक्सप्लेनेशन पूछूं कि x प्लस ए का स्क्वायर क्या है, अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं भी होगा तो आप ट्वाइस एक्स प्लस ए लिख कर उनको मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए एक्स प्लस ए स्क्वायर। सिमिलरली अगर मैं x प्लस ए का होल क्यूब देता हूं तो भी आप आंसर निकाल लेंगे या फिर फॉर्मूला यूज कर लेंगे। लेकिन अगर मैंने आप लोगों को x प्लस ए का पावर 7 का एक्सप्लेनेशन पूछ लिया तो वहां आपको 7 टाइम मल्टीप्लाई करके लिखना होगा x प्लस ए को और फिर ब्रैकेट्स को खोलना होगा, जो कि एक बहुत लेंदी प्रोसेस हो जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए या इस तरह के सॉल्यूशंस को बनाने के लिए एक थ्योरम पढ़ाई जाती है और वो थ्योरम होती है बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम बड़े से बड़े पॉजिटिव इंटीग्रल इंडेक्स के लिए एक्सपांशन करके आंसर दे देती है। इतना ही नहीं, अगर यहाँ पर इंडेक्स यानी कि पावर फ्रैक्शन में हो, नेगेटिव हो, इसके लिए भी नेगेटिव इंडेक्स थ्योरम का यूज़ किया जा सकता है। आज थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हम देख लेते हैं कि वो क्या होती है। आप x प्लस ए का पावर n में बाइनोमियल थ्योरम जब लगाएंगे तो nc0 x का पावर n माइनस 0 a का पावर 0 प्लस nc1 x का पावर n माइनस 1 a का पावर 1 nc2 x का पावर n माइनस 2 a का पावर 2, इस तरह से एक्सपेंशन करेंगे एंड एट लास्ट देख रहे होंगे आपने nc0 लिया, फिर 1 लिया, फिर 2 लिया, एट लास्ट ncn हो जाएगा, x का पावर n माइनस n एंड a का पावर n। ये जो कंप्लीट सीरीज के फॉर्म में आप देख रहे हैं, दैट इज द बाइनोमियल थ्योरम। इस थ्योरम की मदद से आप बड़े से बड़े एक्सपोनेंट को सॉल्व कर सकते हैं। ये थ्योरम कितना एप्लीकेबल है, कितना यूजफुल है, मैं भी आप लोगों को बता देता हूँ। अपन a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला याद रखते हैं, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। मैंने फॉर्मूला लगाते हुए एक रिजल्ट लिख दिया और आपको ये कंफर्म है कि हाँ ये इसका सॉल्यूशन है। चेक करते हैं कि बाइनोमियल थ्योरम में ये इस पर अप्लाई हो रही है या नहीं। चेक nc0, पहले तो हम यहाँ देखते हैं कि n की वैल्यू हमारे पास कितनी है। अगर हम इसको प्रूफ के रूप में देखना चाहते हैं तो हमने x प्लस ए का होल क्यूब लिया, तो यहाँ n की वैल्यू हमारे पास कितनी हो गई, 3। x और a सेम है, n की प्लेस पर है 3। तो फॉर्मूले से अगर हम चलेंगे तो 3c0 x का पावर 3 माइनस 0 a का पावर 0 प्लस 3c1, फॉर्मूले से ही चलते जाएंगे, x का पावर 3 माइनस 1 a का पावर 1, 3c2 x का पावर 3 माइनस 2 a का पावर 2, 3c3। एट लास्ट आप देखिए ncn पर आके रुकना है, तो हमारे पास 3c3 आया, x का पावर 3 माइनस 3 आया एंड a का पावर हमारे पास 3 आ गया। पिछली क्लास में मैंने आप लोगों को एक थ्योरी पढ़ाई थी कि nc0 या ncn दोनों की ही वैल्यू 1 होती है, और हमने एग्जाम्पल पढ़ा था कि 100c2 को हम 100 इंटू 99 अपॉन 1 इंटू 2 लिख सकते हैं, यानी कि ऊपर से रिड्यूसिंग ऑर्डर में, नीचे से फॉरवर्डिंग ऑर्डर में हम लिखकर इसको सिंप्लीफाई करते हैं।
तो यहाँ NC0 के हिसाब से 3C0 की वैल्यू होती है 1, x का पावर 3, a का पावर 0 इज 1। 3C1 को कैसे सॉल्व करिएगा? 3/1, 3 से एक डिजिट पीछे मतलब और 1 से एक डिजिट आगे, तो 3/1। x का पावर 3 - 1 इज 2 एंड a का पावर 1। 3C2 को 3 को 2 डिजिट पीछे लाइए, 3 × 2, 1 से 2 डिजिट आगे ले जाइए। x का पावर 3 - 2 इज 1 एंड a का पावर 2। अगेन NCN इज अगेन 1, 3C3 1, x का पावर 0, a का पावर 3। ठीक है, इसके बाद इसको मैं सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखता हूं, तो x क्यूब के बाद में 3x² a प्लस 2 से 2 कट करिए, 3/1 फिर से 3 हो गया, x × a का स्क्वायर प्लस ये 1 और ये a क्यूब। लुक, यू गॉट द राइट हैंड साइड ऑफ योर एक्सप्रेशन। आपके पास जो a + b होल क्यूब था, ये उसका फॉर्मूला है। आपने बाइनोमियल थ्योरम को यूज़ किया और आप देख सकते हैं आपके पास वापस से सेम रिजल्ट बनकर आ गया। तो इस तरीके से आप बाइनोमियल थ्योरम में पॉजिटिव इंडेक्स के लिए ये फॉर्मूला लगा के आंसर ला सकते हैं। फटाफट वीडियो पॉज करिए, इसको उतारिए, फिर मैं आपको इसका एक छोटा सा कंसेप्ट और बताता हूँ। अब हम बाइनोमियल थ्योरम फॉर एनी इंडेक्स के लिए सॉल्व करते हैं। अभी मैंने x + a के पावर n में n को पॉजिटिव इंटीजर्स लिया था, यानी कि 1 2 3 4। अब मैं पावर को फ्रैक्शन में ले सकता हूँ या फिर मैं नेगेटिव भी ले सकता हूँ। तो हम ऐसे किसी क्वेश्चन को उठाते हैं, उसके लिए एक रिजल्ट हम लोग याद रखते हैं। बाइनोमियल थ्योरम फॉर एनी इंडेक्स के लिए फॉर्मूला होता है 1 + x का पावर n इज, एक मिनट, 1 + nx प्लस n × n - 1 / 2 factorial into x² प्लस n -1 n - 2 upon factorial 3 into x³ एंड एक्सटेंडेड अप टू इनफाइनाइट। ये सीरीज इनफाइनाइट तक एक्सटेंडेड होती है और आपको इस रिजल्ट को याद रखना है। ये x के -1 से +1 कोई वैल्यूज़ को लेते हुए हम सॉल्व करने में यूज़ में लाएंगे। और अगर हमसे कोई कंडीशन ऐसी दे दी जाए, आप इस थ्योरम को या इस सीरीज़ को आप याद कर लें, दिस इज़ द सीरीज़ फॉर एनी इंडेक्स, यानी पावर कुछ भी हो, आपको ये सीरीज़ हमेशा काम करेगी। तो आप इसको एक बार नोट कर लेंगे और इसी से बने हुए कुछ इंपॉर्टेंट 4 रिजल्ट्स हैं, वो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप उसको याद कर लें। लाइक 1 + x की पावर, अगर हमारे पास n है और x के बारे में हमें बोला गया है कि बहुत 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 ही छोटा है एज कंपेरेटिवली टू 1, n इज़ वेरी मच स्मॉलर देन 1, सॉरी x इज़ वेरी मच स्मॉलर देन 1 अगर दिया हो, तो 1 + x की पावर n को हम 1 + nx से रिप्लेस करके लिख सकते हैं, यहाँ पर x की जगह बहुत टीनी नंबर डाल के। सिमिलरली 1 - x की पावर n को 1 - nx के साथ, 1 + x की पावर -n को भी 1 - nx से, और एट लास्ट 1 - x की पावर -n को माइनस ऑफ माइनस प्लस करके 1 + nx से रिप्लेस किया जा सकता है। दी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज के रूप में आप इसको नोट कर लें, इसका यूज हम करने वाले हैं और अभी एक एप्लीकेशन भी इससे हम सॉल्व कर लेते हैं। चलिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं। मैथमेटिकल टूल्स पढ़ रहे हैं तो मैथ्स वाले पार्ट से एग्जांपल ले लेता हूं। अगर मैं ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का एग्जांपल लूंगा तो अर्थ की जो रेडियस है उसके सामने एक इंसान अगर मान लीजिए 10 मंजिला इमारत जितना ऊपर से जंप भी करेगा तो वो हाइट रेडियस ऑफ अर्थ के सामने तो बहुत छोटा नंबर होगी। अगर मैं आपसे कहूं कि आप अर्थ के रेडियस से कंपेयर करें एक 100 मंजिला इमारत को, तो उसकी जो हाइट होगी वो बहुत 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 ही छोटी होगी, किससे? रेडियस ऑफ अर्थ से। तो यहाँ पर ये थ्योरम काम करने वाली है। आप डायरेक्टली इस मेथड से ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एंड ऑल को काउंट करने वाले हैं। तो आपको मैंने लोकेशन बताया कहाँ पे ये यूज़ में आएगा, और भी जगह आएगा, बट एक एग्जाम्पल लिया है तो आप डायरेक्टली उस समय इसको अप्लाई कर दें। फिजिक्स का मैंने पॉइंट बताया, मैथमेटिकली भी एक एग्जाम्पल से मैं इसको सॉल्व करके दिखाता हूँ। मुझे किसी ने बोला
1001 का क्यूब रूट निकालिए। अब क्यूब रूट ऑफ 1001 मुझे निकालना है, तो मैं इसे 1000 प्लस 1 का क्यूब रूट भी लिख सकता हूं। अब आप देखिए 1 प्लस एक्स के फॉर्म में आ गया ये, ठीक है। तो अब आप क्या करें, इसमें से 1000 बाहर कॉमन ले लीजिए दोनों में से, क्योंकि पावर 1/3 है तो 1/3 भी आएगा। यहां से ये कॉमन बाहर चला गया तो 1 बचा, और इसमें वो है ही नहीं इसलिए वो डिवाइड में चला गया। इसका पावर हो गया 1/3। क्यूब रूट ऑफ 1000 इज 10। सिंपल कैलकुलेशन है। इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस 0.001 होल रेज टू द पावर 1/3। इस तरह से लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। अब इसके आगे अगर मैं आपसे बोलूं कि इसकी जरा कंपैरिजन करिए, तो आपको 1 प्लस एक्स के पावर n से ये मैच होता हुआ दिख रहा है। लुक, 1 प्लस एक्स का पावर n, क्यों? क्योंकि x बहुत 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 छोटा नंबर है 1 की कंपैरिजन में, क्योंकि आप 1/1000 की बात कर रहे हो, यानी 1 का भी 1000वां हिस्सा, बहुत छोटा पार्टिकल। तो ये काम करेगा x का, ये काम करेगा n का, तो ये बनेगा 10 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस, इसको मैं लिख सकता हूँ 0.001, और यहाँ अपॉन में, चूंकि ये n 1/3 था तो इनटू में मैं 1/3 करूंगा तो 3 अपॉन में चला जाएगा। अब आपके लिए एक बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन हो गया। कैसे? 10 × 1 इट इज़ 10, प्लस यहाँ मल्टीप्लाई करिएगा तो आपके पास हो गया 0.01, एक जीरो कम हो गया, एंड अपॉन 3। बहुत आसान है इसका कैलकुलेशन निकाल के फाइनल आंसर फ्रेम कर लेना। इस तरह से आप क्यूब रूट निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस थ्योरम इफ x इज वेरी मच लेस देन 1। इसको शांति से पॉज करके आप नोट करें, फिर मैं आपको आगे लेकर चलता हूं। ओके गुड। तो हम लोगों ने बाइनोमियल थ्योरम को भी एक इंट्रोडक्टरी पार्ट में सीख लिया, जितना फिजिक्स में हमें रिक्वायर्ड होगा। अब इसके बाद आप सभी लोगों का सबसे प्यारा चहेता चैप्टर हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, क्योंकि उसका भी यूज़ सबसे ज़्यादा होने वाला है पूरे फिजिक्स में। ऑल्दो मैथ्स का स्टूडेंट है तो मैथ्स में तो वो करेगा ही। तो द नेम ऑफ दैट टॉपिक इज ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री की भी रिक्वायरमेंट होगी। ट्रिग्नोमेट्री के साथ हम डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन और वेक्टर्स को भी हम बेसिक मैथ्स ऑफ फिजिक्स में लेने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। हर जगह ट्रिग्नोमेट्री आने वाला है, तो हम शुरुआत करते हैं ट्रिग्नोमेट्री का। वैसे तो ट्रिग्नोमेट्री 10th क्लास से बच्चे पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन एक शॉर्ट रिकैप से हम उसको काफ़ी डीप में स्टडी करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री आप लोगों के लिए जो काम का है वो राइट एंगल ट्राइंगल वाले पार्ट से है, कि अगर मैं एक राइट एंगल ट्राइंगल लेता हूँ, अगर एंगल में थीटा लेता हूँ, तो एंगल थीटा के ठीक सामने वाले साइड को परपेंडिकुलर कहा जाएगा, एडजेसेंट साइड बेस, और द बिगेस्ट वन इज हाइपोटेनियस। ये हमें पता है। पाइथागोरस थ्योरम से p² + b² = h² होता है, ये भी हमें पता है। अब ट्रिग्नोमेट्री जब बनाया गया, थोड़ा सा मैं साइंटिफिक मेथड से बात करता हूं जो 10th क्लास में बच्चों को पढ़ाना चाहिए। ट्रिग्नोमेट्री बनाया कैसे गया कि एंगल को वेरी करने पर आप देख सकते हैं, अगर मैं एक एक्सपेरिमेंट करूं कि दो रॉड्स को एक दूसरे पर 90 डिग्री पर बांध दूं और तीसरी रॉड को थोड़ा सा लूज रखते हुए इस तरह से बांधूं कि मैं उसको ऊपर नीचे शिफ्ट कर सकता हूं, तो आप देख सकते हैं कि जो ये एंगल थीटा है मैं उसको वेरी करते हुए बड़ा कर रहा हूं। अगर मैंने एंगल बड़ा किया तो मेरे दो साइड्स अफेक्टेड हो रहे हैं। कौन से दो साइड्स के लेंथ आपको बढ़ते घटते दिखाई दे रहे हैं? व्हाट इज द नेम ऑफ दोज टू साइड्स? कौन से दो साइड्स हैं वो? अगर हम इस राइट एंगल की बात करें तो देखिए, थीटा को मैंने बड़ा कर दिया है छोटे से, तो ये जो परपेंडिकुलर छोटा था वो भी बड़ा हो चुका है, और जो हाइपोटेनियस था वो भी बढ़ चुका है। तो एक एंगल में होने वाले वेरिएशन की वजह से अगर राइट एंगल ट्राइंगल में उसके परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस में चेंज हो, ये डेफिनेशन सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन सीख रहे हो, एक एंगल के वेरिएशंस में परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस में होने वाले चेंज को आप उस एंगल के साथ रिलेट करके अगर निकाल सकें तो उस एंगल के साथ एक सिंबल यूज में लाया जाता है, एंड दैट सिंबल इज SINE। साइन एक सिंबल की तरह यूज में लाएगा, साइन ऑफ थीटा, या इन शॉर्ट साइन थीटा। साइन थीटा इसीलिए
परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस बोला जाता है। हमें याद है कि P अपॉन H होता है, पर क्यों होता है? क्योंकि आप उस एंगल को वेरिएट कर रहे हैं जिससे कौन से दो साइड चेंज हो रहे हैं, P और H। तो डेफिनेटली उनके लेंथ में भी वेरिएशन आ रहा है, लेंथ में वेरिएशन आएगा तो उनके रेशियो में भी चेंज आएगा, इसीलिए साइन थीटा को रेशियो ऑफ P अपॉन H बोला गया। याद करते हैं क्यों है, रीजन ये है। इस रीजन से मैं आपको पूरी टेबल बनाने की टेक्निक भी बता देता हूं। आपको क्या करना है, एंगल को छोटा करते जाना है और एंगल को आपको बना लेना है 0 डिग्री। अगर आप एंगल को 0 डिग्री बनाते हैं तो आप देखिए आपका परपेंडिकुलर छोटा होते होते और ये बन जाता है 0। When theta is 0 then P is also 0। परपेंडिकुलर कितना हो गया उसका 0। दोनों तरफ h से डिवाइड करने पर P अपॉन H ये तो 0 ही रहेगा, एंड P अपॉन H इज साइन थीटा। तो आप देख सकते हैं साइन थीटा की वैल्यू आती है 0 एट 0 डिग्री। दैट इज द रीजन बिहाइंड इट कि साइन 0 की वैल्यू 0 होती है। और एक एक्सपेरिमेंट करिएगा, आपके पास प्रोटेक्टर होगा, उसमें 30 डिग्री का एक एंगल बनाना, और 30 डिग्री एंगल बनाकर ऊपर से परपेंडिकुलर गिराते हुए एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाना, बी पी और एच, बेस परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनियस। स्केल से नापना, आपका जो परपेंडिकुलर रहेगा ना, व्हेन यू विल गेट 30 डिग्री एंगल या व्हेन यू विल टेक 30 डिग्री एंगल, तो आपका जो परपेंडिकुलर होगा ना वो आधा होगा हाइपोटेनियस से। ऐसा हर केस में होगा अगर एंगल 30 डिग्री ले रहे हो। सिंपली अगर P हुआ 5 सेंटीमीटर तो बिना देखे अगर एंगल 30 है तो आप बोल देना हाइपोटेनियस होगा 10 सेंटीमीटर। अगर आपने परपेंडिकुलर 2 सेंटीमीटर लिया, एंगल 30 डिग्री हुआ, तो इस राइट एंगल का P अगर 2 है तो डेफिनेटली H खुद ब खुद 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। दिस ऑब्जर्वेशन इज टेकन बाय मैथमेटिशियंस एंड अकॉर्डिंग टू दैट उन्होंने लिख दिया कि ट्वाइस ऑफ परपेंडिकुलर व्हेन थीटा इज टेकिंग बाय 30 डिग्री, थीटा अगर 30 डिग्री लेते हो तो परपेंडिकुलर को 2 से मल्टीप्लाई करने पर H के बराबर होगा, या मैं कहूं कि हाइपोटेनियस इज द डबल ऑफ परपेंडिकुलर। इसको इधर शिफ्ट कर दीजिए, इसको इधर शिफ्ट करिए, तो P अपॉन H की वैल्यू होती है 1/2 एंड अगेन P अपॉन H होता है साइन थीटा एंड साइन थीटा इज 1/2। साइंटिफिक रीजन के साथ आपको पता चल गया साइन थीटा 30 डिग्री पर कैसे 1/2 होता है। तो ये एक्सपेरिमेंट करते गए 30, 45, 60 और इस तरह से टेबल को बनाते गए, और आपके पास साइन 30 था 1/2, 45 हुआ 1/√2 और 60 हुआ √3/2 बाय द सेम मेथड। अब आते हैं 90 डिग्री पर। जैसे ही एंगल 90 लोगे ना, तो जितना बड़ा परपेंडिकुलर, देखते जाइए हाइपोटेनियस ऊपर जाता जा रहा है तो P और P बढ़ते जा रहा है, H छोटा होता जा रहा है। तो एक स्टेज ऐसी आएगी कि P और H एक दूसरे को सुपरपोज कर लेंगे, यानी कि ओवरलैप कर लेंगे। मेरी एक फिंगर दूसरे को कब ढक सकती है, जबकि दोनों की लेंथ सेम है। तो अगर थीटा 90 डिग्री होता है तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस क्या हो जाएंगे, सेम लेंथ। तो P इज इक्वल टू होगा H, इसको नीचे लाइए, P अपॉन H की वैल्यू हो गई 1 एंड साइन थीटा इज 1 एट 90 डिग्री। सो इस तरह से टेबल को बनाया गया है। एक रटने वाली मेथड हम सब सीखे होंगे, 0 1 2 3 4 लिखिए, 4 से डिवाइड कीजिए, रूट लीजिए तो साइन की रो आ जाएगी, बट ऐसा मेथड नहीं है। दिस इज द साइंटिफिक रीजन बाय विच वी कैन गेट द आंसर। तो ये टेक्निक मैं अपेक्षा करता हूं कि आप लोगों को ये अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद मैं आपको टेबल बनाने को नहीं कहूँगा, मैं कहूँगा इसका साइंटिफिक रीज़न समझ लीजिए बस। टेबल आपको आता है और नहीं भी आता है तो 10th की क्लास की आप टेबल उठाइए और उससे याद कर लीजिए। इसके बाद हम जानते हैं कि हमारा जो प्रोटेक्टर है उसमें 90 डिग्री से आगे भी एंगल होते हैं, तो उन एंगल्स पर भी थोड़ा सा मैं डिस्कशन करता हूँ और मैं आपको एक ऐसी मेथड सिखा देता हूँ जिससे कि आप बड़े से बड़े एंगल को वैल्यू निकाल सकें। अब जैसे कि मैंने आपसे बोला, अब आप एक काम करिए, इसका एंगल थोड़ा बड़ा कर दीजिए, 90 में 30 और जोड़ दीजिए। तो 90 में 30 जोड़ने का मतलब होता है 120 डिग्री। अब आप देखिएगा, अगर आप इधर 120 ले रहे हैं तो टोटल 180 में से 120 गया तो वो इधर से 60 डिग्री हो जाएगा। और जब आप राइट एंगल ट्राइंगल इस तरफ बनाएंगे जैसा इधर बनाया था,
तो जो रेशो P अपॉन H का इस तरफ था सेम टू सेम वो इस तरफ रहेगा। इसलिए 120 डिग्री में भी P अपॉन H की वैल्यू किसके बराबर होगी? 60 डिग्री के बराबर। तो 60 डिग्री वाला अगर हमसे कोई साइन 120 की वैल्यू पूछता है, हम कहेंगे इट विल सेम एज 60 डिग्री वैल्यू एंड इट इज √3/2। फिर से बताता हूं अगला एंगल। अगर मैंने बोला 45, आप इधर से 45 लीजिए तो वो इधर से 135 हो जाएगा, क्योंकि 135 प्लस 45 इट इज 180 डिग्री, टोटल 180 का होता है ना। तो आप जो एंगल 135 पर इधर से ले रहे हैं वो अंदर से 45 के बराबर होगा। एंड साइन 45 की वैल्यू हमने कितनी देखी थी यहां पर? इट इज 1/√2। तो साइन 135 इज इक्वल्स टू साइन 45 दैट इज 1/√2। और एक वैल्यू निकालते हैं साइन 150 की। जब तुम एंगल को 150 लोगे ना तो इधर का 150 अंदर के 30 के बराबर होगा, और 30 डिग्री का रेशो इधर से देखो या इधर से देखो सेम आएगा, m बनता हुआ दिख रहा है एंड द रेशो इज 1/2। शुरू का ही क्वेश्चन था, साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/t थी, तो यहां भी इसकी वैल्यू साइन 30 की तरह 1/2 हो जाएगी। और लास्ट वैल्यू की अगर मैं बात करूं तो 180 डिग्री पर देखिए, साइन 180 डिग्री पर जैसे परपेंडिकुलर 0 से शुरू हुआ था, आखिरी में भी परपेंडिकुलर छोटा होते 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 कितना हो गया? 0। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि साइन 180 की वैल्यू बताओ, तो आप सीधे बोल देना सर परपेंडिकुलर 0 है इसलिए इसकी भी वैल्यू हो जाएगी 0, क्योंकि P अपॉन H में अगर P को 0 बना दीजिएगा तो 0 अपॉन एनी नंबर विल बी 0। तो इस तरीके से ये जो मेथड थी, इससे आप बड़े से बड़े एंगल्स को निकाल सकते हैं। मैंने आपको इंट्रोडक्शन टू साइन थीटा दिया, सेम एस कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनियस होगा और टेन थीटा P अपॉन B। हम उस पर आ रहे हैं, आप वीडियो पॉज करके कुछ काम का दिख रहा है तो नोट करें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। सो गाइस 10th स्टैंडर्ड वाला ट्रिग्नोमेट्री भी एक बार जरा सा शॉर्ट में रिवाइज कर लेते हैं। हमने देखा साइन थीटा P अपॉन H होता है, ओके ये हमारा राइट एंगल ट्राइंगल है, P अपॉन H साइन होता है, वहीं B अपॉन H कॉस थीटा होता है, कॉस थीटा इज B अपॉन H, tan थीटा इज द रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बिल्कुल वैसे ही चलिएगा जैसे मैंने साइन का हल्का सा डिस्क्रिप्शन दिया था। सिमिलरली अगर हम बात करें साइन का अपोजिट या रेसिप्रोकल का, तो साइन से रेसिप्रोकल होता है कॉसेक। जैसे रेशियो ऑफ P अपॉन H इज साइन, तो साइन का उल्टा होता है H अपॉन P कॉसेक, इसीलिए इसको 1 अपॉन साइन थीटा लिखा जा सकता है। कॉस का उल्टा होता है सेक, B अपॉन H का उल्टा H अपॉन B या फिर 1 अपॉन कॉस थीटा। tan का उल्टा होता है कॉट, P अपॉन B या B अपॉन P, tan से ठीक उल्टा कर दिया या 1 अपॉन tan थीटा। ऑल्सो tan थीटा हमें पता है कि वो P अपॉन B होता है, दोनों तरफ H से डिवाइड कर दीजिए, परपेंडिकुलर अपॉन बेस वॉज द tan थीटा, डिनोमिनेटर में मतलब न्यूमरेटर में A अपॉन B और C अपॉन D में B और D दोनों को H से डिवाइड करने पर या H लिखने पर, तो P अपॉन H इज साइन एंड B अपॉन H इज कॉस, दैट्स वाई tan थीटा इज साइन अपॉन कॉस थीटा। कॉट को भी बेस अपॉन परपेंडिकुलर लिख सकते हैं, दोनों तरफ H से डिवाइड करने पर B अपॉन H एंड P अपॉन H एट इज कॉस एंड साइन। तो यहाँ पर 10th स्टैंडर्ड का एक ट्रिग्नोमेट्रिक पार्ट हमने देखा। अब इसके बाद में वीडियो पॉज करके आपकी कॉपी में ये भी नोट होना चाहिए, इसके बाद में आप लोगों को साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक और कॉट इसके ग्राफ भी बताऊंगा, लेकिन उससे पहले हम जानेंगे कि एंगल थीटा क्या होता है, थीटा कितने तरीके से डिफाइन हो सकता है। इसलिए फटाफट वीडियो पॉज करके इसको नोट करिए, फिर मैं आपको आगे बढ़ाता हूं। सो गाइस यहां तक हम लोगों ने बेसिक फॉर्मूलाज को देखा। अब मैं थोड़ा सा एंगल के बारे में भी आपको रिवीजन दे देता हूं। एंगल को अगर बात की जाए थीटा, तो ये एक फिजिकल क्वांटिटी है। क्यों? क्योंकि आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि कौन सा एंगल बड़ा है कौन सा छोटा है। आप देख पा रहे हैं ये बड़ा है और ये छोटा है, अल्फा इज ग्रेटर देन थीटा। कैसे? आपने उसको ऑब्जर्व कर लिया। अगर किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को जिसको आप अपने सेंस ऑर्गन्स से देख सकते हैं, समझ सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, या ये कहूँ मैं कि ऐसी क्वांटिटीज जिसे कि हम ऑब्जर्व करके डिफ्रेंशिएट कर सकें कि ये बड़ा है, छोटा है, गर्म है, ठंडा है, लंबा, छोटा है, व्हाटएवर, तो वो डिफ्रेंशिएट करने वाली क्वांटिटीज को हम फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं। दैट्स व्हाई एंगल इज ऑल्सो अ फिजिकल क्वांटिटी।
और अगर ऐसा हुआ कि वो एक क्वांटिटी है तो डेफिनेटली हमको उसको मेज़र करना होगा। इसका मतलब एंगल को भी मेज़र करना होगा। तो एंगल को मेज़र करने के लिए हम जनरली 3 तरह की यूनिट्स का यूज़ करते हैं। सबसे पहला डिग्री, नंबर 2 ग्रेड एंड नंबर 3 रेडियंस। मैं आपको इनका इंपॉर्टेंस बताऊंगा। रेडियंस को सिस्टम इंटरनेशनल या द लेटेस्ट सिस्टम का नाम में रखा गया है ना। CGS, FPS और MKS सिस्टम्स के अकॉर्डिंग ही अलग अलग है, बट मैं नामों में नहीं आके सीधे इन पर आता हूं कि ये क्या है। एंगल्स को जब बनाया गया या उन्हें डिफरेंशिएट किया गया तो एक राइट एंगल लिया गया। राइट एंगल आपको पता होना चाहिए, ये राइट एंगल क्यों है। आपके सर, आपके टीचर बचपन में आपकी कॉपी पे राइट देते थे, सो दैट द नेम ऑफ दिस एंगल इज राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल, हाँ, नॉट ट्राइंगल। तो खैर एक राइट एंगल लिया गया। एंगल्स की दुनिया में सबसे पहले ही राइट एंगल आया। आपकी कॉपी देखिए रेक्टेंगुलर शेप में है, मेरा बोर्ड या वॉटएवर। तो ये एक बहुत ही कॉमन और एक यूजफुल फिगर है राइट एंगल की। अगर हम बात करें तो इस राइट एंगल को लेकर पहले सिस्टम में क्या किया गया, इक्वल 90 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया। जब इन्हें इक्वल 90 पार्ट्स में डिवाइड किया गया ना, तो कहा गया कि 1/90th पार्ट एक राइट एंगल का 1/90th पार्ट, उसे हम बोला करेंगे 1 डिग्री। तो ये 1 डिग्री की डेफिनेशन है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और इस तरह से इक्वल 90 पार्ट होने के कारण इन्होंने क्या किया कि 1 राइट एंगल को 90 डिग्री के इक्वल कर दिया। फिर उन्होंने 1 डिग्री को और छोटे छोटे 60 पीसेस में काटा, 60 मिनट बोला, और 1 मिनट के और छोटे छोटे 60 पीसेस करके 1 सेकंड को भी ईजाद किया। तो याद रखना, डिग्री, मिनट और सेकंड, ये पहला सिस्टम था। डिग्री सेक्साडेसिमल सिस्टम में इसको रखा गया और 1 डिग्री की ये डेफिनेशन है। अब मैं 1 ग्रेड की भी डेफिनेशन बताता हूँ। सेम थ्योरी लगाई गई, बस फर्क इतना था कि इस बार पीस थोड़े बारीक कर दिए। बारीक इक्वल, यानी ज़्यादा छोटे पीसेस को, इक्वल पीसेस को बांट कर इन्होंने एक राइट एंगल के 100 पार्ट कर दिए। पहले में कितने किए थे, 90, दूसरे में कितने किए, 100, और बोल दिया कि 1/100th पार्ट ऑफ अ राइट एंगल विल बी 1 ग्रेड। अगर 1 के ऊपर स्मॉल g आपको दिखे तो समझ जाइए ये एंगल 1 ग्रेड है। और उसी तरह से 1 ग्रेड और एक छोटा एंगल निकल आया बजाय डिग्री के, वो और स्मॉल पार्ट था। फिर उन्होंने उस 1 ग्रेड के भी छोटे छोटे 100 पीस करके 100 मिनट बनाए, और 1 मिनट के भी छोटे छोटे 100 पीसेस करके 100 सेकंड्स बना लिए। तो इसका 1 सेकंड इसके 1 सेकंड से बहुत छोटा होगा, वो काफ़ी बारीक एंगल होगा। याद रखना, साइंस में एक्यूरेसी से ज़्यादा वैल्यू मिलती है, इसलिए ज़्यादा एक्यूरेट एंगल जो होगा वो ग्रेड सिस्टम में आएगा, क्योंकि वो और ज़्यादा बारीक एंगल को मेजर कर पा रहा है। तीसरा सिस्टम आया रेडियन, जो कि सर्कुलर सिस्टम से आया। सर्कुलर सिस्टम था एंगल इज इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस। भूलना मत, आपको सबसे ज़्यादा यूज में आएगा ये फॉर्मूला। और सर्कुलर सिस्टम इसीलिए उसको लिया गया कि आपको जितना बड़ा यहाँ पर रेडियस है उतना बड़ा यहाँ पर आर्क ले लेना है। और अब आप देखिए, जितनी लंबाई आपके आर्क की थी उतनी बड़ी रेडियस है, तो जो सेंटर पे एक एंगल बन रहा है ना बेटा, वो बनेगा 1 रेडियन। 1 रेडियन को 1 के ऊपर c भी लिखा जा सकता है, तो 1 रेडियन 1 के ऊपर c या 1 लिखकर हम लोग देख सकते हैं। लेकिन एक्चुअल में 1 रेडियन इज नॉट इक्वल टू 1 डिग्री। आप देखिए ये काफ़ी बड़ा एंगल है, और मैं आपको बता देता हूँ 1 रेडियन इज अप्रोक्सीमेट इक्वल्स टू 57 डिग्री 16 मिनट एंड अराउंड 22 सेकंड्स। लगभग 60 डिग्री के बराबर ये एंगल होता है। तो ये बनाया गया एंगल इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस। सोचो ये दोनों लंबाई इक्वल हैं, अगर ये इक्वल हैं तो काटने के बाद एंगल की वैल्यू 1 आ रही है, और ये 1 डिग्री या 1 ग्रेड नहीं है, ये 1 रेडियन है। और आपको मैं बता दूं रेडियन मेजरमेंट क्यों बनाया गया, क्योंकि वो एंगल को नंबर लाइन पे लिखना चाहते थे। आप रियल मैथ्स पढ़ते हैं, आपको अगर किसी ने बोल दिया कि sin 30 की वैल्यू 1/2, एक बच्चे ने sin 30 1/2 करके दिया, मैंने उसकी कॉपी काट दी कि तुम गलत आंसर लाए हो। sin 30 पे अगर वो कुछ नहीं लिख रहा है तो बेटा वो 30 रेडियन है, यानी 30 × 57, यानी बहुत बड़ा एक फिगर आएगा, लेकिन दैट्स नॉट 1/2। अगर उसका
लिखने का तरीका होता साइन 30 1/2, तो मैं कहता हाँ सही है। तो ये डिफरेंस है सिंपल 30 और 30 डिग्री में। सिंपल 30 नंबर लाइन पर 30 वाली पोजीशन है और वो होता है रेडियंस में 30। किसी ने मुझसे कहा 60 डिग्री को रेडियन में बताइए, मैं बता सकता हूँ। आपको पता है पाई को हम लिख सकते हैं 3.14 अप्रॉक्सीमेट नंबर लाइन पर, और एंगल में उसी पाई को हम लिखते हैं कितने डिग्री के बराबर, 180। ये आपको याद रखना है। तो 60 डिग्री को हम क्या लिखने वाले हैं, 60 डिग्री विल बी π/3, 180/3 लिखोगे ना। और पाई था 3.14/3, तो अप्रॉक्सीमेट 1.04, यानी नंबर लाइन पर 1 से हल्का सा आगे 1.04, ये होगा 60 डिग्री पोजीशन। एक बार एक बच्चे से मैंने पूछा 60 डिग्री को रियल लाइन पर दिखाओ, तो वो 60 पे ले जाके बता रहा था 60 पे आएगा, नहीं 1 से हल्का सा आगे आएगा, इट इज़ 1.04। तो ये डिफरेंस है 1 रेडियन में और 1 डिग्री में। समझ में आ रहा है आपको? ओके। तो इस तरह से मैंने आपको इंट्रोडक्शन टू एंगल्स दिया, और इन सब को इंटरचेंज करने के लिए या इंटर कन्वर्ट करने का मैं फॉर्मूला दे देता हूँ कि d/90 इक्वल्स टू g/100 इक्वल्स टू 2r/π में आप आपस में कन्वर्ट करके डिग्री से रेडियन, रेडियन से डिग्री में आंसर ला सकते हैं। एसआई सिस्टम में सबसे ज़्यादा यूज़ में ये आएगा, तो आपको हर एंगल को पहले किस में ले आना है, रेडियन में। रेडियन में आंसर जनरली पाई के फॉर्म में आता है। आपने देखा 10th क्लास तक 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री पढ़ते थे, वहीं 11th में आने के बाद उसी 30 डिग्री को या 60 डिग्री को तो आप लोग π/3 लिखने लगे। फ़र्क कुछ नहीं है, ये रेडियन फॉर्म है, ये डिग्री फॉर्म है, पर इसकी खासियत है कि इससे आप नंबर लाइन पे लोकेशन चेक कर सकते हैं कि एंगल कहाँ लाई कर रहा है। गॉट इट? तो इस तरह से आपको कुछ नहीं करना है। अगर डिग्री में दिया है तो आप उस डिग्री में इसको नीचे ले जाइए, पाई को इधर ले आ जाइए, तो π/180 से जब आप मल्टीप्लाई करिएगा ना, तो जो आंसर आएगा वो आ जाएगा रेडियन में। तो इस तरह से आप डिग्री मेजरमेंट को किस में कन्वर्ट कर पाएंगे, रेडियन में। तो ये सारे फॉर्मूले बोर्ड के बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनको आप पॉज करेंगे, बल्कि मैं ये कहूँगा कि मैं इसके लिए अब ट्रिग्नोमेट्री का और एक लेक्चर बेसिक मैथमेटिक्स 3 बनाने वाला हूँ, उस पर से आप इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। अभी वीडियो पॉज करके सारा नोट करिए। अगली क्लास में ज़बरदस्त ट्रिग्नोमेट्री की शुरुआत होने वाली है, और वो पूरा लेक्चर मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री पे दूंगा। ट्रिग्नोमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, मिस ना करिएगा। फिर मैं कुछ क्वेश्चंस भी दूंगा, और अगर आपको उससे रिलेटेड प्रैक्टिस शीट्स भी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में आप उस पर रिस्पॉन्स करें। और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप सभी लोग, अगर आपको अच्छे वीडियोस मिल रहे हैं रामानुजन की तरफ से, तो कमेंट बॉक्स में एटलीस्ट अपना फीडबैक भी दीजिए, और साथ साथ में कैसा लगा उसके साथ में आपको अगर क्लियर होता है तो क्लियर सर या क्लियर मैम रिस्पॉन्ड करें, और पढ़ते रहिए। डेफिनेटली आप बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट।